चलो हाँ जी भाई, AS23 चल रहा था अपना। AS23 के अंदर हमने कुछ बातें पहले लेक्चर में डिस्कस कर ली। अभी अपना दूसरा लेक्चर है, इसमें इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ सर, पहले लेक्चर के हिसाब से इलस्ट्रेशन 1 कर लिया था। मैं एक बार 2 एग्जाम्पल आपको केस 1 और केस 2 कराऊंगा मॉड्यूल के, ठीक है? आपके हो गए तो भी अच्छी बात है, नहीं हुए तो और अच्छी बात है। उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है जी? हाँ, इलस्ट्रेशन 1 कर लिया था आपने। देखो चलो, A Limited hold 22% share in B Limited on 1 April for the year and following all the relevant information as available on the date. Cost of investment 33,000, total equity on the date of acquisition is 2 lakh। ठीक है, तो अब मुझे इसमें आंसर्स निकालने हैं। तो इसको मैं बोलूं, देखो मैंने कितने में खरीदा, मेरी कॉस्ट कितनी है इसकी 33,000। इसमें से हम प्री एक्विजिशन माइनस करते हैं, नहीं इस क्वेश्चन में, तो नेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई 33,000 आ गई। ये तो मुझे आता है, ठीक है? अब चलो आगे, ये हमारी नेट कॉस्ट आ गई। इसमें से क्या माइनस करेंगे, जो हमने खरीदा उसकी वैल्यू कितनी है, तो उसको हम बोलते हैं नेट एसेट्स बोलते हैं। नेट एसेट्स कैसे निकलेगी, देखो सर, 2 लाख रुपए उसकी वैल्यू है, इनटू कितना आया 44,000 आ गया। तो सर कितना आया 11,000। क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व आएगा। ये आपको समझना पड़ेगा। अब ये आप बोलोगे सर ये तुमने अभी आपने होमवर्क दिया हमने कर लिया, तो इसको आप करा क्यों रहे हो? इसको हम बुक्स में दिखाएंगे कैसे, इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मेरे मन में एक फीलिंग आती है कि सर अगर कैपिटल रिजर्व है तो ये तो लायबिलिटी साइड में आएगा, ठीक है? मुझे नहीं पता आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, लेकिन ये तो कैपिटल रिजर्व लायबिलिटी साइड में आएगा। नहीं भाई, हम इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स को एक साथ एक्यूमुलेट करके दिखाते हैं। कैसे दिखाएंगे बैलेंस शीट में, देखो पर्टिकुलर अमाउंट की फॉर्म में कैसे दिखाएंगे। सर आपका कैपिटल रिजर्व कितना है 11,000 और कॉस्ट कितनी है, बोलते नेट एसेट्स कितनी है 44,000। अब बात ये आती है सर आउटर कॉलम में तो कितना आएगा साहब, इसका मतलब ये कैपिटल रिजर्व किस में आ जाएगा सर, माइनस में आ जाएगा। ये समझना पड़ेगा। ये समझे क्या बोला, पक्की बात भाई। गुडविल जोड़ देते हैं, कैपिटल रिजर्व माइनस हो जाएगा भाई। इसको लायबिलिटी साइड में दिखा दो, यहां माइनस करके दिखा दो, ये की बात है। हम ऐसे दिखाएंगे, दैट्स ऑल, ठीक है? आ जाओ केस 2 में। A लिमिटेड होल्ड 22% शेयर ऑफ बी लिमिटेड, ठीक है? फलाना ठिकाना कितने में खरीदा मैंने 55,000 में। कॉस्ट कितनी आ गई 55,000 लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड होगा तो ऑब्वियसली नहीं है, तो नेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई 55,000 आ गई। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे, नेट एसेट्स। नेट एसेट्स कितनी माइनस होएगी, कितना 44,000। तो यहां क्या आ गई आपकी 11,000। ये तो आपको करा चुका मैं पिछले एग्जांपल में, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलो जी, ये केसेस भी आप कर सकते हो, बहुत सिंपल केसेस हैं, इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आता है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में सब कुछ एकदम शानदार तरीके से समझा दिया है, ठीक है? तो सर ये जो आपका लेक्चर है इसमें क्या रहेगा सर, कुछ तो नया कराओ। तो चलो कुछ तो नया कराने की कोशिश आपको करते हैं सर। लिखो, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, treatment of losses of associate in CFS, in CFS में उसका क्या ट्रीटमेंट हम करने वाले हैं। आओ जी,
कुछ बातें पुरानी वाली हम याद करते हैं। सर हमने AS21 किया था, कौन सा था? कंसोलिडेशन का। वहां MI का जो बैलेंस है वो जैसे ही लॉस होता था कम हो जाता था, लेकिन वो कभी भी नेगेटिव नहीं जा सकता। वो कहां तक जाता है? नील तक। लॉस होगा कम कर देंगे, लॉस होगा कम कर देंगे, लॉस होगा कम कर देंगे, बट अगर वो माइनस में जाए गया तो उसका लॉस कौन भुगतेगा? कंसोलिडेटेड भुगते। कुछ ऐसा ध्यान है? सेम हो गया। मतलब यहां मैं MI हूं ना, तो मैं जैसे ही लॉस होगा, भी आप समझो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, प्रॉफिट हो रहा है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, प्रॉफिट हो रहा है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर लॉस होगा तो कम कर दूंगा। ठीक है, नेगेटिव नहीं जाएगी, अल्टीमेट जीरो से कम नहीं। एक क्वेश्चन करते हैं, पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा। लिखो, इन केस ऑफ लॉसेस, इन केस ऑफ लॉस it reduce value of investment. However it is not less than zero in any case. ये जीरो से कम कभी भी नहीं होगा। लो जी सरकार, पकड़ में आएगी बात? मैंने क्या बोली? पक्की बात? कोशिश करें, सिंपल सा कोशिश करेंगे। आओ, पेज नंबर 10.117। A Limited acquire 40% share in B Limited on 1 April 11 for ₹10 lakh. On that date, B Limited had 1 lakh equity share of 10 each fully paid up and accumulated profit of ₹2 lakh. 1 लाख इक्विटी शेयर है 10 ईच वाले, और प्रॉफिट हमारा 2 लाख रुपए का। तो इन दोनों की हेल्प से मैं चाहूं तो क्या निकाल सकता हूं? मेरा गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकाल सकता हूं। ठीक है। उसके बाद अगले सालों से क्या हो गया? कार्यक्रम चालू हो गया। ड्यूरिंग द ईयर 11-12 बी लिमिटेड सफर लॉस ऑफ 10 लाख, ड्यूरिंग द 12-13 लॉस ऑफ 12,50,000, 13-14 लॉस ऑफ 5 लाख। शो, अब इसमें क्या, खाली अगर मुझे बैलेंस पूछा अच्छा लगता है, इस गंदन ये गुस्सा आता है। शो द एक्सट्रैक्ट ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड ऑफ ऑल। हे प्रभु, अभी क्वेश्चन इजी है, अगर आपके आया तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। कितने मार्क्स का आएगा? कम से कम 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स लाइक लखड़े नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन इसकी लेंथ इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो लगेगा 2-3 बनने भर रहे हैं, तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो आएगा अगर आया तो। ठीक है, करें हिम्मत? पहले लिखो, शांति से करेंगे जितना आराम से कर सकते हो। लिखो, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल स्लैश कैपिटल रिजर्व। गुडविल स्लैश कैपिटल रिजर्व। पर्टिकुलर अमाउंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, $10 lakh less pre-acquisition dividend डैश, ये क्या आ गई? नेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस नेट एसेट्स। ठीक है, कुछ भी गलत नहीं किया। इसमें लिखो, फर्स्ट इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, सेकंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट 2 लाख। टोटल कितना हो गया? 12 लाख। लेकिन 12 लाख तो पूरी फर्म की वैल्यू है, पूरी कंपनी की वैल्यू है ना। अब लिखो 40% ऑफ नेट एसेट्स कितना आएगा? 4,80,000।
पॉजिटिव आ रहा है तो क्या आ जाएगी आपकी गुडविल आ जाएगी कितनी 5-20। ठीक है, अब बनाओ बैलेंस शीट। इसको थोड़ा सा और अच्छा वर्ड लिखेंगे ना, आपने पिछले में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट लिखो, अच्छा लगेगा। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/11, ब्रैकेट में लिख दो एक्सट्रैक्ट 31/3/21 कर लो, चलो एक्सट्रैक्ट पर्टिकुलर अमाउंट किस में लिख रहे हैं अपन, असेट्स में लिख रहे हैं। असेट्स में क्या लिख रहे हैं, नॉन करंट असेट्स में लिख रहे हैं। पहले क्या लिख दे, गुडविल लिख देंगे, एक ही बात है, वो लिखो क्या, एक ही बात है। गुडविल कितनी 5-20, इन्वेस्टमेंट कितना 480, कितने आ गई वैल्यू 10 लाख। बोलो पहले तो इन्वेस्टमेंट के अंदर लिखा था गुडविल इन्वेस्टमेंट लेस शेयर्स उसके अंदर ही तो आएगा। 10 लाख ही तो आ रहे हैं। 10 लाख तो आ रहा है फॉर्मेटिंग के बाद। अच्छा, वैसे कर लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत कैसी नहीं। कटी मैं देख तो लूँ मैंने कराया क्या है। 10 पॉइंट पीछे नीचे रह गया चलो, देखिए जरा तो एक बार रुको 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 रुको। आपने कॉपी में कराई। देखो तो सही कराया गया है 17। हाँ, अब क्या दिक्कत हो गई इसमें। अब इसमें अच्छा, नेट एसेट्स लिखाऊंगे यहाँ पर। अच्छा, ये तो मेरी गलती है, ठीक है कुछ तो माना चलो, यहाँ तक ठीक है। अब लिखो कैलकुलेशन ऑफ, मेरा 21 हो गया ना। अब 22 के अंदर क्या हुआ, लिखो कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31/3/12, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, तो इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी देख लेंगे, क्योंकि यहां पर लॉसेस है, वहां तो आपने जो कर दिया सब भगवान था, ठीक है। लिख दो नेट एसेट्स कितनी है 480, ठीक है। और इसमें ऐड क्या कर रहे थे अपन, गुडविल कितनी 5-20, टोटल कितना आ गया 10 लाख, लेस लॉस ड्यूरिंग 21-22, टोटल लॉस कितने 10 लाख का हुआ ना, इंटू 40%, 6 लाख आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नहीं आते, इसको दिखाएंगे कैसे, ठीक है। तो बेटा इसमें 6 लाख में से 5-20 की तो क्या है गुडविल, और 80,000 की हो जाएगी नेट एसेट्स हो जाएगी, कर दो। लिव कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2022, पर्टिकुलर अमाउंट असेट्स, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में लिखें क्या लिखें, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट
एसोसिएट। इसमें लिखो गुडविल कितनी है 5-20। एड नेट एसेट्स, नेट एसेट्स को आड़ू लैंग्वेज में बात करें टोटल कितना आएगा 6 लाख आएगा। ठीक है 6 लाख, तो ये कितनी हो गई 80,000 रुपये। अब लिखो कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट। कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31/3/23। पर्टिकुलर अमाउंट लिखो, इसके अंदर भी नेट एसेट्स लिख दिया, गुडविल लिख दिया की बात है। नेट एसेट्स कितनी 80,000, गुडविल 5-20, टोटल कितना हो गया 6 लाख। लेस लॉस ड्यूरिंग 22-23। ठीक है कितने का लॉस हुआ है देखो 12,50,000, बाप रे, इंटू 40% कितना आएगा 5 लाख, बाप रे, कितनी वैल्यू बची 1 लाख बच गई। अब बैलेंस शीट में कैसे दिखाएं ये समझना पड़ेगा शांति से। प्लीज बनाओ बैलेंस शीट, कंसोलिडेट बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/23। पर्टिकुलर अमाउंट assets नॉन करंट एसेट्स। चलो करें हिम्मत, थोड़ा सा टिपिकल है, शांति से। आपकी गुडविल कितनी है 5-20। ऐड क्या करते हैं अपन नेट एसेट्स, मुझे नहीं पता कितनी आएगी लेकिन टोटल कितना आना चाहिए 1 लाख आना चाहिए। तो अभी नॉन नेट एसेट्स कितनी की हो गई हाँ बेटा, ये नेगेटिव नहीं आ सकता, इतना तो मैंने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर ही रखा है, ये नेगेटिव नहीं आ सकता। ठीक है तो इनका टोटल कितना आ जाएगा 1 लाख रुपए आ जाएगा। खत्म, कर दो कंप्लीट। अगले क्वेश्चन में आएगा ना, बाकी आ रहा है सब्र करा करो। मैंने इसीलिए तो बोला इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं है, लिखते रहो, लेकिन 10 मार्क्स का या इवन 15 मार्क्स का भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं क्वेश्चन। सीए फाइनल तो 5 मार्क्स का आता ही है हैं? आपको 6 घंटे 3 घंटे में कन्वर्ट करना होता है। चलो हाँ इतना है कि कभी मतलब तुम्हारी किस्मत अच्छी तो 5 के 6 का आ जाए। ठीक है हाँ लिखो कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31/3/24। पर्टिकुलर अमाउंट की फॉर्म में करें, सीधा लिख दो, लिखो तो यार। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस में आया क्या मतलब है
नेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी बची? 1 लाख बची क्या? लेस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैरिंग अमाउंट ऑफ कॉस्ट इन्वेस्टमेंट लिख लो, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ठीक है, लेस लॉस फॉर द ईयर कितना है? 5 लाख इंटू कितना आया? इसको इनर कॉलम में लिख लेना 2 लाख को, 2 लाख सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 1 लाख। कितना आ जाएगा? डैश आ जाएगा। ठीक है जी। अब लिखो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/24 एक्सट्रैक्ट पर्टिकुलर अमाउंट असेट्स, असेसमेंट नॉन करंट असेट्स, इसमें इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट बी लिमिटेड है ना, बी लिमिटेड कितना आ जाएगा? डैश आ जाएगा। बात खत्म। हाँ क्या इसका जवाब दूँ तेरे को मैं? हाँ हाँ नहीं दे रखा तो चलो 10.125 पे आ जाओ। 2 क्वेश्चन बाकी हैं इसके, फटाफट से आ जाओ। अतरु पता है इस चैप्टर में दिक्कत क्या है? ये चैप्टर बहुत इजी लग रहा है, लेकिन आप इस प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस नहीं है। ये समझ में आ गया, लेकिन जब तक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हाथ से नहीं निकालोगे ना, और अपन इतने ढीठ है कि अपन सेम तो वापस निकाल नहीं सकते, अलाउड ही नहीं होता वो तो। वो तो करना ही था। इस क्वेश्चन तुम वापस कर लोगे तो मैंने करा दिया क्लास में। फिर ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हार्ड हो जाता है कि एग्जाम में आप कर रहे हो, अचानक पॉइंट में ट्यूबलाइट जल जाएगी आपकी, वहां खेल खत्म। हाँ वो आपको फोड़ देगी। चलो लाइट चली जाएगी बेटा। चलो अर्ज किया है आंदो इरशाद। ब्राइट लिमिटेड एक्वायर, अरे गाइस, ब्राइट लिमिटेड एक्वायर 30% अरे ऑफ ईस्ट इंडिया शेयर्स फॉर रुपीज 2 लाख ऑन 1/6/11। ओ हो, नई चीज क्या आई? 1/6/11 बीच में। तो पहली बात तो ये कि इसके अंदर जो आपका गुडविल या कैपिटलिज्म निकलेगा वो 1 जून को ही निकलेगा या 31 मार्च 2011 को निकलेगा? 1 जून को ही निकलेगा। जिस दिन खरीदा उसी दिन तो निकलता है। ठीक है। बाय सच एन एक्विजिशन ब्राइट कैन एक्सरसाइज द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर ईस्ट इंडिया लिमिटेड। इस एक्विजिशन से उसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो गया, वो चाहे लॉ के द्वारा हो या फिर एग्रीमेंट के द्वारा हो या 20% के द्वारा हो, मुझे मतलब नहीं है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 31/3/11 ईस्ट इंडियन अर्न प्रॉफिट 80,000, डिक्लेयर डिविडेंड 50,000 ऑन 12/8/11। एकदम शांति से सुनना, एकदम शांति से सुनना। डेट ऑफ एक्विजिशन है 1/6/11, इवन 21 कर दें अच्छा लगेगा, 1/6/21। ठीक है। और जो मुझे प्रॉफिट गिवन है
वो गिवन है मेरे को 20-21 का, ₹80,000। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं हो सकता है वो काम नहीं आए, लेकिन आप आंसर तो दे सकते हो। ये 20-21 का जो प्रॉफिट है, क्या ये प्रॉफिट नेट एसेट्स निकालने के लिए काम आएगा क्या? एसेट्स की जो हम ओपनिंग गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालते हैं तो उसमें प्रॉफिट काम आएगा क्या? अगर मुझे प्रॉफिट का बैलेंस दे रखा है तो ऑब्वियसली काम आएगा। क्यों? आपने जब सीएफएस वाला चैप्टर किया था तब भी तो था कि ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल का दे रखा हो, 31/3 किसका प्रॉफिट दे रखा हो, उसमें 2 महीने का प्रॉफिट और जोड़ेंगे, वो सब प्री का होता था नहीं होता था? तो 1 से 21 तक का प्री का प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट भी आपका प्री का प्रॉफिट है, हाँ या ना? अरे भाई 1 से 21 से पहले के सारे प्रॉफिट प्री के है ना। अब ये काम आएगा कि नहीं आएगा वो मेरा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आगे पढ़ूंगा तब देखूंगा, लेकिन फिलहाल ये फ्री का प्रॉफिट है। अब डिविडेंड डिक्लेयर ऑफ 20-21 ₹50,000 बट रिसीव ऑन 12/8/2021। बताओ ये डिविडेंड नॉर्मल डिविडेंड है या प्री एक्विजिशन डिविडेंड कहलाएगा? ये प्री कहलाएगा, क्योंकि ये 1 से 21 से पहले का है बट मिला मुझे बाद में, तो इसके ट्रीटमेंट कॉस्ट में से कम कर देंगे। ठीक है, आगे क्या बोल रखे हैं? ईस्ट इंडिया रिपोर्टेड अर्निंग 3 लाख फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31/3/12। आहा, अब दे रखा मुझे को प्रॉफिट 21/22 का कितना? 3 लाख का। ठीक है, ये दे रखा है 31/3/12, 21/22 का दे रखा है। ठीक है, तो बेटा इसमें से प्री का प्रॉफिट भी होगा और पोस्ट प्रॉफिट भी होगा। प्री का कितना होगा? 2 मंथ, और ये कहां से आया देखो, एक 5 और 6 का तो प्री का हो गया, और ये 10 महीने का पोस्ट का हो गया। हालांकि कुछ काम आने वाला नहीं है, लेकिन ये समझा रहा हूं क्वेश्चन आपको। ठीक है, चलो ये हो गया। एंड डिक्लेयर डिविडेंड 60,000 ऑन 12/6/12, 12/6/12 को डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो ये तो बाद में हो गया, तो पोस्ट का हो जाएगा। क्यों चालान? ठीक है, चलो अब इसने क्या क्या पूछा है मेरे से। ये क्वेश्चन ही कबाड़ा है। कैसे है? कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पूछी है। जब हम कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालते हैं तो आई थिंक मेरे गुडविल या कैपिटल रिजर्व हम निकाल लेते हैं, लेकिन एसएसओ का फर्क नहीं पड़ता। कैरिंग कॉस्ट तो वही होती है, इन्वेस्टमेंट किया वही तो होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक्चुअली में गुडविल निकालने की इंफॉर्मेशन भी नहीं दे रखी आपको। सर कैसे नहीं दे रखी? दे तो रखी 80,000, तो 80,000 से कैसे काम चलेगा? पेड अप कैपिटल, बाकी सब रिजर्व सरप्लस, वो तो कुछ दे नहीं रखा। तो इसमें गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकल नहीं सकती। क्यों नहीं निकल सकती? क्योंकि इसमें मेरे को नेट एसेट्स निकालने की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। ठीक है, पहले तो जो मैंने लिखा है वो कर लो, फिर हम कर लेंगे। बहुत ईजी है, सच्ची बता रहा हूं।
लिख लेना भाई। हाँ बात ही नहीं हुई क्या अंसारी से फिर तेरी सुबह से? छोड़ो अब तो कल में लगाएंगे। कल उसको बताना ही मत कि वो व्हाट्सएप वैसे चेक नहीं करता। मैं कह रहा हूँ कल बताना ही मत उसको। बता रखना मैं कल बोलते हैं कल उसको आने दो, सही में आने दो। मैं 10 मिनट तक खड़ा रहता हूँ उसके घर के पीछे। अभी तक है, जब तक मैसेज नहीं आया तब तक है। फिर आप मैसेज कर दोगे हमें पता चलेगा। सर आना होना तो ही मैसेज करना हाँ वरना मत करना। हाँ ये बोल रहा हूँ। हाँ अच्छा नहीं आएगा ताकि हम हमारे प्लानिंग चेंज करें। अरे चुप, ये लिखा प्री एक्विजिशन डिविडेंड बिकॉज डिक्लेयर बिफोर एक्विजिशन। सर 6 बजे तक कर देना, उसके बाद शाम को 6 बजे तक कर दूंगा। उसके बाद चाहे आएगा तो भी नहीं आएंगे। उसको पता नहीं है तो हाय लिखना पड़ा, कुछ भी लिख देना फिर डिलीट ऐसे कर देना आपको। नहीं आना, नहीं आना तो मैसेज करना ही नहीं है। आना है तो मैसेज करना है। आप है ना हाय लिख देना, फिर समझ जाएंगे कि आना है, हाय का मतलब आना है। हाय हाय लिख दूंगा। हाय हाय चलो नहीं वो रोने वाला इमोजी भेज दे रहा, हम तो उसी में समझ जाएंगे। चलो कुछ भी मैसेज करोगे आना होगा तभी करोगे, नहीं मैसेज ही नहीं करना। चलो अब इसने क्या पूछा है? कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 31/3/12। अरे गाइज 31/3/12 तक क्या वैल्यू होगी? पहला पॉइंट पढ़ना क्या है तो करना है किसमें? एसएफएस में। तो एसएफएस में एएस 13 हमने पढ़ा था, तो मुझे क्या मतलब वो कंपनी क्या करती है, क्या कमाती है, क्या खाती है, क्या पीती है, मुझे मतलब ही नहीं है। मुझे मतलब है कितने में खरीदा और जो डिविडेंड है उसका ट्रीटमेंट, बस खत्म बात। तो ठीक है 31/3/12 को क्या ट्रीटमेंट होगा? लिखो पहले कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट of investment in SFS as on 31/3/22 पर्टिकुलर अमाउंट लिखो। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 2 लाख लेस लेस क्या करूं? प्री एक्विजिशन डिविडेंड कितना? 50,000 इंटू 30%, 15,000, 1,85,000। चलो सर यहां तक तो समझ में आ गया। उसके बाद उसने 22-23 देखो इसने 20-21 हो गया। हाँ 21-22 में तो प्रॉफिट कमाया है, उसका क्या करेंगे? उसका हम कुछ नहीं करेंगे एसएफएस के अंदर। मुझे क्या मतलब वो क्या कमाते नहीं कमाते। हाँ इसका ट्रीटमेंट उसकी बुक्स में कर सकते हैं। किसकी बुक्स में? सीएफएस की बुक्स में। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया। अब लिखो 80,000 जो ऊपर है वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ही तो है। हाँ तो इसमें यहाँ पे तो कुछ करेंगे क्योंकि अपन बाकी इन्फॉर्मेशन वहां भी कुछ, हाँ यहां तो कुछ नहीं करेंगे। समझ में आ गया? आ गया, चलो ठीक। अब लिखो ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ, ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लिखो फर्स्ट कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31/3/12 इन सीएफएस, इन सीएफएस एज ऑन 31/3, ऐसा लिखा दिया ना, ठीक है। अब मैं कुछ देखना थोड़ा आलसी बनता हूं, आप नहीं बन सकते, मैं बन सकता हूं। क्या ये सेम का सेम ट्रीटमेंट नहीं होगा कि यहां तक? तो
आप नहीं मिटा सकते, मैं लग्जरी है मेरे को, करो करो इतना करो। अब ये मेरी हो गई नेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, नेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सिंपल है। अब सर नया क्या है प्लीज। पहली बात तो ये बेटा, ये जो 1,85,000 है ना जालान, ये टोटल है नेट एसेट्स एंड गुडविल का। यहां इसको मैं सेपरेट नहीं कर सकता, वाई? क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो 31/3/12 का बैलेंस क्या होगा? सुन मेरी बात, जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है, जो उस पर, उसमें ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन तक का सारा एडजस्टमेंट हो चुका होता है। भाई नेट एसेट्स उसमें आ चुकी होती है, इसका मतलब जो भी प्रॉफिट इसने 1/6/21 से पहले तक कमाया है वो सब आ गया इसके अंदर। मतलब इसके अंदर 80,000 का एडजस्टमेंट हो चुका। क्या बोल दिया सर? इसमें वो एडजस्टमेंट हो चुका। ये क्या काम आएगा? कोई काम नहीं आएगा। ये कोई काम नहीं आएगा। सर क्यों काम नहीं आएगा? अरे नेट एसेट्स निकालता तो काम आता, नेट एसेट्स निकल ही नहीं सकती इसके अंदर। क्यों नहीं निकल सकती? क्योंकि बाकी इंफॉर्मेशन नहीं है। बाकी इंफॉर्मेशन होगी तो ही तो निकलेगा। ओके है सर? यहां तक सुपर ओके है, मस्त ओके है। चलो अब 31/3/22 का निकालना है मेरे को, और मेरे पास जो एडजस्टमेंट है वो 1/6/21 तक हो चुका। तो मतलब 1/6/21 से 31/3/22 तक का तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हुआ ना, वो तो इसमें जोड़ना ही पड़ेगा। आप सुनना मेरी बात, अब डबल पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, ये नेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कब की आई? ऑन, और मुझसे कैरिंग लिखना मत, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31/3/22 पूछी है। 31/3/22 की तो पूछी है। तो मतलब इसमें मुझे कितने महीने का प्रॉफिट जोड़ना पड़ेगा? 1/6/21 से 31/3/22 तक का प्रॉफिट जोड़ना पड़ेगा। एड प्रॉफिट ऑफ 10 मंथ, और 10 मंथ का प्रॉफिट कितना आएगा? 3 लाख इंटू 10/12 कितना आएगा? आप बता दो मेरे को। 25 आएगा। अच्छा, इंटू 30%। क्यों? मेरा हिस्सा कितना? इंटू 30%। कितना आएगा? टोटल कितना आ गया? 2,60,000। यहां तक नहीं समझ में तो मुझसे पूछ सकते हो, अभी मेरे को तो आ गया 2,60,000 आ गया। बोलो आ गया? कुछ याद करो, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, इफ एनी डिविडेंड रिसीव्ड देन इट रिड्यूस द कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसको डिविडेंड मिला है, देखो कितना मिला है? 60,000 का मिला है। मैं जो वर्ड बोल रहा हूं सुनना, ये 60,000 का डिविडेंड 31/3/22 से पहले मिला है कि बाद में मिला है? बाद में मिला है। तो 31/3/22 तक इसका कुछ भी नहीं होगा। करें स्टार्ट। सेकंड थर्ड पॉइंट में क्या पूछा देखो, 30 से 22 को वैल्यू कितनी होगी? लिखो कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन CFS एज ऑन 30/6/22 पर्टिकुलर अमाउंट
इसमें लिख लो कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 31/3/22 कितना 260 लेस पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड कितना 60,000 टोटल मिला है। ये मंथ्स के हिसाब से कभी नहीं होता, डिविडेंड कभी महीनों के हिसाब से नहीं बांटा जाता, ब्याज बांटा जाता है इनटू 30%। 18,000 माइनस कर दो 2 लाख। सब ये क्वेश्चन थे आपके फाड़ू फाड़ू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन और बच्चा बाप रे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अपने पास है अभी आधा घंटा एज पर शिव। हाँ करें स्टार्ट करें। ए लिमिटेड एक्वायर 25% ऑफ शेयर्स इन बी लिमिटेड ऑन 31/3/11। ए लिमिटेड ने कितने परसेंट शेयर एक्वायर कर लिए 25% शेयर एक्वायर कर लिए बी लिमिटेड में 31/3/11 को 3 लाख रुपए में। अच्छा क्वेश्चन है भाई, मजा की बात, लास्ट क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है। 3 लाख रुपए में द बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/11। अब छवि बेटा देख, ये किसी भी सब्जेक्ट की हो, जब तक आप क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ोगे ना, आप कितनी भी मेहनत कर लो आप कर ही नहीं सकते। जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तो मेरे को एक चीज फील हुई कि 31/3/11 में 3 लाख में खरीदा, 21 में खरीदा, और मुझे 31/3/21 की बैलेंस शीट दे रखी है। मतलब ये बैलेंस शीट मेरे काम आएगी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल / कैपिटल रिजर्व। ठीक है, शेयर कैपिटल दे रखी है, रिजर्व सरप्लस दे रखा 10 लाख, फिक्स एसेट दे दी, इन्वेस्टमेंट दे दिया और 3 लाख दे दिया। ये किसकी कंपनी की बैलेंस शीट दे रखी है, एसोसिएट की दे रखी है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31/3/22 द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। 31/3/22 मतलब अगले साल में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। अगर आपको लगे कि कोई डिविडेंड प्री है या पोस्ट है तो आप बोलना चीख कर, ठीक है, मेरे कानों तक आवाज पहुंचनी चाहिए। ए लिमिटेड रिसीव डिविडेंड फ्रॉम बी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31/3/21 एट 40% फ्रॉम द रिजर्व। ये प्री का होगा, प्री का होगा, क्यों 31/3/11 का है। ठीक है, बी लिमिटेड मेक के प्रॉफिट, ये कॉस्ट में से कम हो जाएगा। बी लिमिटेड मेक ए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31/3/22। 31/3/22 का प्रॉफिट दे रखा है अभी अगले साल का। और बी लिमिटेड डिक्लेयर ए डिविडेंड 50% ऑफ द फॉर द ईयर एंडेड 31/3/22 ऑन 30/4/22। 31/3/22 को नहीं मिला, 30/4/22 को मिला। ये प्री होगा पोस्ट होगा, ये पोस्ट होगा। A Limited is preparing CFS in accordance with the AS 21 for its various subsidiaries। 21 CFS तो 21 के हिसाब से बनता है, उसमें AS 23 का तड़का हो तो लगा देंगे, मतलब इसकी कोई और सब्सिडियरीज भी होगी। ठीक है, गुडविल निकालनी इफ एनी ऑन एक्विजिशन ऑफ बी लिमिटेड, निकाल देंगे सर, आपको मेरे से अच्छी आती है निकालनी। अब हाउ ए लिमिटेड विल रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड इन CFS। CFS में कैसे दिखाएंगे, तो ये आपकी हो गई एक्सट्रैक्ट। हाउ द डिविडेंड रिसीव्ड, अभी बनानी कब की है इसने, गधे ने ये नहीं बोला आपको, आगे दे रखा है क्या? चलो नहीं दे रखे, अपन सारी बना देंगे, अपने क्या है। हाउ द डिविडेंड रिसीव फ्रॉम बी लिमिटेड विल बी शोन इन CFS। ये मैं लिख लूं एज ऑन 30/4/22। 30/4/22 को जब डिविडेंड रिसीव होगा तो उसका हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। आई थिंक क्वेश्चन तो इजी है बेटा, शायद करें करें।
लिखो पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल स्लैश कैपिटल रिजर्व। रिजर्व एज ऑन 31/3/21। 31/3/21 को कितना होगा? पर्टिकुलर अमाउंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 3 लाख लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड। ठीक है, ये कितना आएगा? 5 लाख का प्रॉफिट जो रिजर्व देखा उसका है, उसका 40%, 25%, 50,000। नेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख रुपए। लेस नेट एसेट्स, सीधा कर दो भी, 10 लाख रुपए है, उसका 25% कितना? लो जी, मौज हो गई इसमें तो, ऊपर वाले का रेमोक्रम है, डैश आ गई, मौजी हो गई। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसने आपसे पूछा है रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ। इसको मैं कब की बनाऊँ यार? चलो दोनों ही बना दो क्या? मेरे खब्बी है CFS, वही कर रहा हूँ CFS एज ऑन 31/3/21। लिखो एक्सट्रैक्ट पर्टिकुलर अमाउंट एसेट्स, इसमें लिखो नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में क्या लिखूं? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। क्या क्या नाम आएगा फर्स्ट इसमें? गुडविल डैश, सेकंड नेट एसेट्स। टोटल कितना आएगा ये बताओ मेरे को? वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी, 2.5 लाख आएगा, 3 लाख नहीं आएगा भाई, तो ये तो कम होगा ही होगा, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। ठीक है ना? कितनी आ गई? ओके, अब लिखो कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन CFS एज ऑन 31/3/22। पर्टिकुलर अमाउंट लिखो गुडविल डैश। अब मैं क्या बताऊं इस चीज़ के बारे में, मेरे को दिक्कत तो नहीं है इसमें। हाँ, गुडविल नेट एसेट्स 2.5 लाख। पहले साल तो पूरा लिख दिया करो, फिर आगे से मतलब 3-4 साल क्वेश्चन आए ना तो कैरिंग अमाउंट चालू कर दिया करो। कैरिंग अमाउंट ऑफ, बाकी डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। 2.5 लाख। एड प्रॉफिट
ऑफ 21-22, 7 लाख है, 7 लाख मेरा शेयर कितना है 25%, कितना आएगा? चार लाख 25 आ रहा है क्या? 4-25। चलो कर दो आगे। किसका है? यहाँ तक हो गया। चलो कर रहे हैं बेटा। अब बनाओ बैलेंस शीट का CFS। हाँ, एज ऑन 31/3/22। 31/3/22 को इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? पर्टिकुलर अमाउंट की फॉर्म में करेंगे। यस, हाँ, देखो इसमें एसेट्स, फिर नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है। नॉन करेंट एसेट्स में क्या करूं? इसमें लिख दो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, फिर लिख दो गुडविल डैश नेट एसेट्स कितनी हैं? देखो 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, समझ में आ गई मेरे गाड़ी। नहीं बेटा, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, नहीं किसी को नहीं बटेगा। चलो चलो लिखो कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ CFS। 5 मिनट फोन कर। लिखो कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज ऑन, कब मिला है इसको, 30/4/22। चलो लिख दो इसके अंदर कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कर दो, इसको कंप्लीट कर दो। कर दिया? कितना डिविडेंड माइनस होएगा फॉर द ईयर? 7 लाख का 50% आएगा, 7 लाख इंटू 50%। इसने पेडअप का नहीं बोला है, इंटू 25%।
ये कहानी है इस चैप्टर की। अब देख लो, अब अच्छा एग्जाम में पता है जो इस तरह बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन थोड़े से समझदार हैं सोना, उनकी दिक्कत आएगी। आपने मुझे पूछा नहीं, पूछना चाहिए था। हालांकि मैं रिप्लाई आड़ू ही करूंगा आपको, लेकिन पूछना चाहिए था। क्या पूछना चाहिए था कि सर आप जब रिजर्व 40% डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो नेट एसेट्स भी 10 लाख क्यों ले रहे हो? तो रिजर्व कम नहीं हो गया क्या आपका? ये समझे मैंने क्या बोला? हाँ बेटा, ये समझा सर मैं क्या बोला? भाई आप डिविडेंड दोगे तो प्रॉफिट आपका कम होगा, लेकिन मैं 10 लाख ही ले रहा हूं, तो कायदे से आपका रिजर्व, आप जब 40% डिस्ट्रीब्यूट कर रिजर्व का, तो रिजर्व कम नहीं होगा क्या? नहीं समझ अभी भी मेरी बात? हम ये एज्यूम करेंगे कि ये खाली जस्ट इंफॉर्मेशन है, ये 5 लाख रुपए जो है वो आफ्टर डिविडेंड है, मतलब इसका डिविडेंड से कोई लिंक नहीं है। ये इसलिए मैं बोला हूं कि अभी तो ठीक है, एग्जाम के अंदर आप ये क्वेश्चन देख के जाओगे, समझ के जाओगे, एग्जाम में पक्का पॉइंट आएगा और आप समझदार हो, आप बोलोगे सर रिजर्व में से दिया तो रिजर्व कम हो गया। नहीं भी, हम ये एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, बोल भी जालान, कैसा लगा चैप्टर आपको? ठीक लगा? लिखो एग्जाम्पल।